जो केस लाया था सुब्रमण्यम स्वामी, उसने परमानेंट स्टे लिया था 2015 में इस केस पे कि नहीं हमें चलाना है। उस केस में आखिर ऐसा हुआ क्या कि आप दोबारा से उसको खोलते हैं? अजीत दादा पवार 60,000 करोड़ के आरोपी, और कोई नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, कश्मीर के आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर सकता और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोग जो थे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी पीडीएफ के थे। नीतीश कुमार जी इस समय भारतीय जनता पार्टी के पंजों में मजबूती से बंधे हुए, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया है भाजपा के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। कांग्रेस जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश पर सबसे ज्यादा राज किया, लेकिन 2011 के बाद से जो चुनावी हार का सिलसिला है वो ऐसा आगे बढ़ता हुआ नजर आया कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बन गया। हालांकि राहुल गांधी पार्टी को नए सिरे से खड़े करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिला स्तर के नेताओं को सशक्त करने की तैयारी में हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुखर तरीके से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं, सरकार पर हमलावर रहते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट में हिंदी पर। बहुत धन्यवाद रितिका, आपका, आपके चैनल का। ईश्वर करे ये चैनल आपका सच दिखाने में आगे चले, क्योंकि सच के साथ ही आपको सफलता अगर मिलेगी तो संतुष्टि भी मिलेगी। बिल्कुल सर। और शुरुआत देखिए इसी सवाल के साथ करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का मैंने जिक्र किया है, पूरे एक्टिव मोड में है। तैयारी यही है कि कांग्रेस पार्टी को एक नए सिरे से तैयार की जाए। तो जो भी बैठकें इस वक्त चल रही है, क्या पता लग पा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जमीनी तौर पर कहाँ फीकी पड़ रही थी, क्या कुछ कमी रह गई थी जो कि बैक टू बैक चुनावी हार मिली? देखिए, कहते हैं ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। कमियां क्या थी क्या नहीं थी ये तो हमेशा चर्चा भी होती है, लेकिन अब राहुल गांधी जी ने जो तरीका अपनाया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कमियां छोड़ करके आप समाधान की ओर बढ़िए। तो हम समस्याओं को डिस्कस करने की जगह पर, समस्याएं तो थी ही थी तभी तो चुनाव हारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी समस्याएं थी तो चुनाव जीते भी हैं, और ऐसा नहीं था कि हम वाइप आउट हो गए, तमाम जगहों में विपक्ष में हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हम विपक्ष में हैं, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में हम सत्ता में हैं, अब तक महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, अब हम प्रतिपक्ष में हैं। तो अब तक कुछ दिनों के लिए बिहार में हमारी सरकार थी, आसाम में हम प्रतिपक्ष में हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने बिल्कुल हमारा वो सफाया कर दिया था, सत्ता में नहीं बैठाया था। सेवा का भाव का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया। अगर जनता ने मौका नहीं दिया तो आप ही के पार्टी के बड़े बड़े नेता अभी तो चुनावों के वक्त आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं, ये कहते हुए कि देखिए चीजें सुनी नहीं जाती है, जो फैसला ले लिया जाता है उसको अमल में लाने में बहुत परेशानी होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, नेतृत्व कुछ और करता है, नेता कुछ और चाहते हैं, कार्यकर्ताओं में एकजुटता नहीं है। ये तमाम चीजें आप ही के सीनियर लीडर्स बताते हुए नजर आए। देखिए, मैं हालांकि कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन गद्दारों की बातों पर हम कान नहीं देते। जो शख्स पूरी जिंदगी जिन लोगों ने कांग्रेस से कमाया खाया, सत्ता ली, अपने परिवारों को बनाया, अपने महलों को बनाया, अपने महलों की लीज बढ़वाई, वो सारे लोग हमें राय ना दे तो बेहतर है। क्योंकि जब हमारा कठिन समय आया, माँ से उन्होंने अपनी माँ से दूध भी पिया, सब कुछ किया, और जब माँ के ऊपर थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ी सी कमजोरी है, तो माँ को छोड़ करके भाग गए कि माँ कमजोर हो गई। ये कौन सी? अब उन लोगों की हम मशवरा सुनेंगे? नहीं सुनेंगे हम। ऐसे लोगों का हम मशवरा कतई नहीं सुनेंगे जो सिर्फ सत्ता की लोलुपता के लिए, जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, जिन्होंने सत्ता की लोलुपता के लिए विचारधारा को छोड़ दिया। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, थे और रहेंगे। हमने सत्ता के लिए नहीं कांग्रेस ज्वाइन की थी, और वो भी जब तक हमारी सत्ता थी वो यही कहते थे कि हमने सत्ता के लिए नहीं, हम तो सेवा के लिए हैं। भाई जहां प्रतिपक्ष में रह के सेवा करते तो हम उनकी बात क्यों सुने? हम तो अपने उस कार्यकर्ता की बात सुनेंगे जो आज भी प्रतिपक्ष में रहते हुए भी, अपने ऊपर परेशानियां, अपने ऊपर मुकदमे झेलते हुए भी राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, कांग्रेस के साथ खड़ा है, सांप्रदायिकता के विरोध में खड़ा है। मुकदमों की आपने बात की, नेशनल हेराल्ड को लेकर चार्जशीट सामने आ चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ इस वक्त ईडी की टीम की तरफ से की जा रही है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस एक्टिव हो रही है तो जांच एजेंसियां अब और एक्टिव हो चुकी है, तो ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ये तो बात सत्ताधारी दल से पूछा जाना चाहिए ना।
उनसे पूछा जाना चाहिए कि 2015 में जिस केस को ईडी ने कहा था कि हम क्लोज कर रहे हैं, जिस केस को ईडी ने और जिस केस को जो केस लाया था सुब्रमण्यम स्वामी, उसने परमानेंट स्टे लिया था 2015 में इस केस पे कि नहीं हमें चलाना है। उस केस में आखिर ऐसा हुआ क्या कि आप दोबारा से उसको खोलते हैं और उसको ईडी, पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, उस केस में बात करते हैं जिस केस में एक नए पैसा ना कहीं कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, एक नए पैसे की संपत्ति ना इधर से उधर गई है, जिसकी संपत्ति भी हमारी है, कोई घपला नहीं हुआ, कोई घपला, एक नए पैसे का भी अगर उसमें इधर से उधर, क्योंकि हम लोगों ने जो कंपनी बनाई वो सेक्शन 25 आर्टिकल 8 में बनाई है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जो बनाई है हमने, उस कंपनी से कोई भी आदमी ना तनख्वाह ले सकता है, ना डिविडेंड ले सकता है, ना उसका लाभ कोई ले सकता है, ना उसके जरिए कोई एक चाय की कप पी सकता है। मैं आपके यहाँ चाय पी रहा क्योंकि सवाल तो यही उठ रहे हैं ना, अगर उस कंपनी का निर्माण किया था जिससे किसी तरीके का लाभ नहीं हो सकता था, फिर कैसे फिर इस तरीके का पूरा घपला किया गया? यही तो है। आप कैसे कह रही हैं कि घपला? मैं तो कह रहा हूं घपला हुआ होता तब तक फांसी पे टांग चुके होते। घपला ही तो नहीं हुआ, तो ये केवल जिन के तौर पर इस्तेमाल करते। हाँ, मैं बताता हूं आपसे ना, हुआ क्या था कि 100 करोड़ रुपए के आसपास का देनदारी नवभारत, क्या नाम, नेशनल हेराल्ड पर, नवजीवन पर, कौमी आवाज पर थी। आजादी के आंदोलन का, आजादी के मतवालों का पेपर था, जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था। किस लिए शुरू किया था कि जब अंग्रेजों, जिस तरह जो इस समय की पोजीशन है कि आपकी प्रिंट मीडिया और आपका मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता छोड़ के, मोदी जी छोड़ करके कुछ नहीं छापता। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं छापता। आप मेरे साथ मौजूद है, मैं तो आप ही की बात सुन रही हूँ। आप अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है ना, आप अल्टरनेटिव मीडिया में, तभी तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। आजकल देखिए डिजिटल मीडिया का ज्यादा जमाना है, चीजें बहुत जल्दी पहुंचती है लोगों इसीलिए तक। मैंने आपसे कहा, तभी तो मैंने कहा ना। तो आप ये मान लीजिए कि आप नेशनल हेराल्ड हैं, आपको सरकारी विज्ञापन मिलेंगे नहीं, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलेंगे नहीं, तो आपके पीछे कोई जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आप चलाइए इसको, क्योंकि आपको सच दिखाना है। आजादी मिली, सब कुछ हुआ, पेपर घाटे में चला गया, लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारियां हो गई पेपर पर। तो कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि हमारा पेपर था, हमारे पेपर के जो पत्रकार थे उनकी लगभग 66 करोड़ रुपए की देनदारियां थी, उनके पीएफ थे, उनके ये थे, उसके अलावा लगभग 30 करोड़ की देनदारियां थी, बिजली का बिल था, टैक्सेस थे, ये था। तो कांग्रेस पार्टी ने उसको बेल आउट करने के लिए वो पैसा एक कंपनी के माध्यम बना करके नेशनल हेराल्ड को, उसको एजीएल ट्रस्ट को दिया, और उस पैसे से आप देखिए एक एक पत्रकार का पैसा चुकाया। लेकिन वो तो पैसा सुनिए पार्टी फंड से ही आया ना, वो पैसा जो एकजुट किया गया वो पार्टी फंड से लिया गया। पार्टी भी तो, पार्टी ने बाकायदा पूरी मीटिंग करके दिया ना वो पैसा। पार्टी ने किसके लिए दिया वो पैसा? अपने खर्चे के लिए दिया क्या? सहमति के साथ है, सहमति के साथ, ठीक। और वो क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता था, इसलिए बीच में एक कंपनी बनाई गई। वो कंपनी जिसके लिए ये कहते हैं कि हमने वो ट्रस्ट बनाया जिसमें सोनिया जी थी, जिसमें अपना मोतीलाल बोरा जी थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, वो ट्रस्ट हमने आर्टिकल 25 सेक्शन 8 में बनवाया। वो इसलिए क्या नाम, ट्रस्ट, उसमें आप एक नए पैसे का जो है डिविडेंड नहीं ले सकते हैं, एक नए पैसे का भी। अगर एक नए पैसे का भी ले लेंगे डिविडेंड हम, तो वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ले लेगी। अच्छा, ये बाकायदा उसमें मैनिफेस्टो में आप एक बार पढ़ लीजिए उसको। तो वहां पर ना तो 1 रुपया दिया गया, ना 1 रुपया लिया गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस। तो अभी ये बिहार के इलेक्शंस की डेट सामने आ रही है, इसी साल के अंत में इलेक्शंस होने हैं, तो इसलिए ये नेशनल हेराल्ड का मामला उठा दिया। खाली मिलना कुछ नहीं है। मैं आपको 100% श्योर हूं, जिस केस को 2015 में ईडी बंद कर चुका था, उस केस को आप 2025 में आप आइए, कोर्ट में चार्जशीट आपने फाइल की है, हम कानूनी प्रावधान में लड़ेंगे। फेक केस है, फर्जी केस है। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और दूसरे नंबर पर राहुल गांधी को बनाने दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि आपने चार्जशीट दाखिल की, हमें कानून पर अब तो गिरफ्तारी की बात हो रही है कि गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं तो कर ले भाई,
अगर वो कर लें, वो कहते हैं ना लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा, आप जेल बंद करिए। लेकिन हमें तो संविधान पर भरोसा है, हमें कोर्ट पर भरोसा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा मानहानि के केस में, फर्जी मानहानि के केस में दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गुजरात हाईकोर्ट और गुजरात के लोअर कोर्ट से आश्चर्यजनक रिजल्ट मतलब फैसले आ रहे हैं, आप देखिए। तो उसी तरीके से हम ऐसे लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। ये केस टोटल फेक है, टोटल फ्रॉड है। हाँ। अच्छा, फिर से बिहार इलेक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि अभी राहुल गांधी बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो कि पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि बहुत असहज करने वाले हैं। कभी कहते हैं कि पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, कुछ कहते हैं कि बड़े बड़े सीनियर नेता अगर घूम रहे हैं लेकिन उनकी ताकत इतनी नहीं है कि जिला स्तर के चुनाव जिता ले। तो ये पार्टी में क्या ये एकजुटता आएगी इससे, या फिर आपको लगता है कि कंफ्यूजन और दो फाड़? दो अलग अलग चीजों को आप मिला रही हैं। हाँ। नंबर एक तो पहली चीज तो बिहार इलेक्शन पे राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। गुजरात में? ये गुजरात में दिया। गुजरात में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए दिया गया है। गुजरात में जिस तरीके से कुछ गद्दार नहीं उत्साहित, आप सोचिए ना, अगर कोई भी कार्यकर्ता मेहनत के साथ करा और उन्हीं के बीच में अगर ऐसा बयान देंगे कि कुछ लोग हैं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, तो उनका मोरल डाउन नहीं होगा? आप रोहन गुप्ता को क्या कहेंगे? कल तक वो हमारा पार्टी का पक्ष रखता था आपके सामने, और अचानक से कहता मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, वो भी गुजरात का, और उसके बाद वो टिकट वापस कर देता है, और उसके बाद वो टिकट वापस करने के बाद फिर पार्टी को गाली देना शुरू करता है। तो ये चीजें आपको पहले से पता थी ना? किसी को नहीं पता। हाँ, अचानक से सब? ये अचानक नहीं, ये सब होता है। आज की डेट में हमारे पास सत्ता नहीं है, तो जो लोग सत्ता लोलुप हैं, जिनके गलत काम है, जो व्यवसायी हैं, या जितने लोग उस तरीके के लोग हैं जो कमिटमेंट नहीं है जिनको, वो सत्ता पक्ष का दबाव मिलता है, उनको ईडी का दबाव मिलता है, सीबीआई का दबाव मिलता है, इनकम टैक्स का दबाव मिलता है। रात रात में पूरी प्लानिंग हो जाती है। पूरी प्लानिंग बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आकर के साफ हो। मैं आपको 3-4 नाम बताता हूँ। आप अजीत दादा पवार को लीजिए। अजीत दादा पवार 60,000 करोड़ के आरोपी, और कोई नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा 60,000 करोड़ का आरोपी, हसन मुशर्रफ के ऊपर 100 करोड़ रुपए की रेड उससे 3 दिन पहले होती है, जब वो एनसीपी तोड़ते हैं और सत्ता में ज्वाइन करते हैं। वही 60,000 करोड़ रुपए का आरोपी को, सबसे बड़े गुनहगार को, सबसे बड़े भ्रष्ट को, बेईमान को, जो भाजपा वाले कह रहे थे, हम नहीं कह रहे, जो नरेंद्र मोदी जी कह, उसको उप मुख्यमंत्री बना देती है भाजपा, उसको खजाना मंत्री, वित्त मंत्री बना देती है भाजपा, और सिंधिया और हसन मुशर्रफ को कैबिनेट मिनिस्टर बना देती है भाजपा। अब भाजपा की वॉशिंग मशीन में आप जाइए, साफ सुथरे होकर के बाहर निकल आइए। तो यही हाल गुजरात में जब कई नेताओं ने हमारे यहां से किया, तो राहुल गांधी जी ने ये बात गुजरात में कही। और मैं आपको बताऊं, गुजरात में हमारा आम कार्यकर्ता उस चीज से बहुत खुश हुआ। चूंकि कार्यकर्ता की प्रॉब्लम क्या थी कि कार्यकर्ता तो गुजरात में जितना अच्छा कार्य, मैं अभी वहीं से होके आ रहा हूं, जितना अच्छा वाइब्रेंट कार्यकर्ता वहां पे, रितिका, आपको देख करके आनंद आ जाएगा। जो हमारा 2 दिन का सम्मेलन था वहां पर, लग ही नहीं रहा था कि अहमदाबाद में हमारी पिछले 30 साल से सरकार नहीं है। दुल्हन की तरीके से सजा रखा था। कहीं क्या नाम, राजकोट से क्या नाम, सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले आ रहे थे, मतलब गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ पर। लेकिन सत्ता का तो वनवास है वहां पर, है। हाँ। इसीलिए तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरा कार्यकर्ता तो नीचे से उत्साहित है, वो जिताना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जैसे मैंने आपका नाम लिया, बार बार नाम लेना उचित नहीं है, वो लोग सारी प्लानिंग फेल कर देते हैं, कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज कर देते हैं। ये उन्होंने गुजरात में कहा, बिहार में बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, ये जो बूथ मैनेजमेंट पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है कि बूथ मैनेजमेंट को स्ट्रांग करके ही आपको इलेक्शन में उतरना है, तो उसी पिच पर है कांग्रेस पार्टी? नहीं, हमारा अपना अलग रास्ता, उनका अपना अलग रास्ता, लेकिन बूथ पे तो दोनों को ही जाना पड़ेगा। भाजपा भी, अगर आप बूथ पे क्योंकि नहीं, अभी तक इतने सक्रिय कांग्रेस पार्टी कभी नहीं है। ऐसा नहीं था। ये आपका कहना है, ये मानना है आपका, हम कमजोर हुए, ये बात अलग है, लेकिन बूथ तो हमारी, बूथ यूनिट तो हमारी वैसी गांव की यूनिट हमारे तो आप देखिए 640 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश में, और लगभग 6,40,000 के आसपास गांव हैं। अकेली कांग्रेस ऐसी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जहां, जिसका कि हर गांव में और कार्यकर्ता है। इतना कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे देश के हर गांव में नहीं है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के राजकोट तक
किसी भी राज्य में किसी सीट से चुनाव जीत सकते हैं। किसी भी सीट से? नहीं, किसी भी नहीं, किसी भी राज्य में किसी सीट से अच्छा, चुनाव जीत सकते हैं। तो फिर 2 सीट से चुनाव क्यों लड़ते हो? सुनिए तो पूरा सुनिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मैं चुनौती देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कम से कम इसी हिंदुस्तान में 7-8 राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव नहीं जीत सकते। नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में जिस सीट पे चाहे लड़ ले, नहीं जीत सकते। मैं आपको उदाहरण देता हूं। पर वहां की तो तस्वीर और तकदीर बदलने का खुद दावा किया, धारा 370 हटा दी गई है। उनके प्रत्याशी नहीं मिले, उसके बाद वो प्रत्याशी नहीं मिले हैं उनको। वहां प्रत्याशी कहां मिले उनको, आप बताइए ना मुझे, अगर उनको प्रत्याशी मिले हो तो। लेकिन आपकी भी तो नहीं बन रही वहां पर क्षेत्रीय दलों के साथ। मसला फिर वही बात, आप विषयांतर क्यों कर रही हैं? मैं तो बात जो है, आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात क्यों नहीं सुनना चाहते? नहीं, मैं तो सुनना चाहती, मैं सुन ही रही हूँ, आप ही की बात सुन रही हूँ। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से चुनाव नहीं जीत सकते, राहुल गांधी जीत सकते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी, आपको बताऊं, केरल की किसी सीट से चुनाव नहीं जीत सकते, राहुल गांधी जीते भी हैं और जीत भी सकते हैं। उनकी बहन भी जीत रही है, प्रियंका जी भी जीती हैं। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी आंध्रा की, तेलंगाना में, कई राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु में, लेकिन राहुल गांधी जी उन जगहों से चुनाव जीत सकते हैं। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जो रूट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आज भी बेहतर है, मैं ये कहना। लेकिन बूथ मैनेजमेंट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का अच्छा है, इस बात को आप मानते हैं? कोई तो हम अपने बूथ मैनेजमेंट को अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। हमने गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। हम बूथ मैनेजमेंट से लेकर के और केंद्रीय नेतृत्व तक, तो हमने जो अभी एक अच्छी वो की कि जिला अध्यक्षों को हमने दोबारा ताकत देने का काम किया। वोटों में भी, टिकटों में भी, टिकटों में उनकी भूमिका अब स्पष्ट होगी, बगैर उनकी सहमति के तो ये टिकट नहीं ईगो हर्ट नहीं होगा सीनियर नेताओं का कि भाई हमसे तो राय मशवरा है नहीं, अगर सीधा जमीनी कार्यकर्ता कर रहे हैं तो? वो सीनियर नेता भी साथ रहेंगे तो पूरी समिति बनेगी। जैसे मान लीजिए कि लखनऊ जिले का है, लखनऊ जिले का जिला अध्यक्ष भी रहेगा तो सुरेंद्र राजपूत भी रहेंगे। यानी कि पूरा उलटफेर पार्टी में हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और वो जिला अध्यक्षों को ताकत दी जा रही है। जिला अध्यक्षों को ताकत देने का मतलब ये थोड़ी है कि और लोगों को ताकत नहीं दी जा रही। सभी लोग बैठेंगे। पहले जिला अध्यक्ष उसमें नहीं रहता था, प्रदेश अध्यक्ष रहते थे, अब जिला अध्यक्ष भी रहेंगे, भूमिका में रहेंगे। क्योंकि बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ राहुल गांधी ने एक और बयान अभी गुजरात में ही दिया, बिहार में नहीं दिया, गुजरात में दिया कि दलित हो गए, अल्पसंख्यक हो गए और इसके अलावा जो ब्राह्मण हैं उन पर हमने ज्यादा जोर दिया और ओबीसी हमारा खिसक गया हमसे। ओबीसी जो कि बीजेपी का कोर वोट बैंक है। तो अब चुनावों में अगर ओबीसी अहम भूमिका निभाता है, जितने भी चुनाव आपने देखे जहां पर कांग्रेस पार्टी की हालत जो है खस्ता रही है, तो आपको लग रहा है कि ओबीसी पे भी अब जोर देना होगा तभी कुछ हो पाएगा? हम हर भारतीय पे जोर देंगे। हम नल पर, नील पर, कोल पर, भील पर, पिछड़े पर, आदिवासी पर, महिलाओं पर, युवाओं पर, मजदूरों पर, किसानों पर, सब पर हम जोर दे रहे हैं। लेकिन हमारा विशेष जोर जाति जनगणना पर है, क्योंकि आज की डेट में आप हर चीज आपने नाप ली है। आप हिंदू बता सकते हैं देश में कितने हैं, मुसलमान बता सकते हैं कितने हैं, जैन कितने हैं, दलित कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, लेकिन ओबीसी आप नहीं बता सकते कितने। तो जाति जनगणना पर हमने जोर दिया है। और राहुल गांधी जी का जो बयान है वो उसी परिप्रेक्ष्य में है कि हमने चूंकि ओबीसी जातियों को के जो संसाधनों पर हक को इग्नोर किया। हम जाति जनगणना का 2012 से पहले हमारा नहीं था, राहुल गांधी जी ने वो गलती भी मानी। और आज की डेट में दलित भी, पिछड़े भी, आदिवासी भी, अल्पसंख्यक भी, और अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं होते, जैन भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। ये सबको मिलाकर ये तो वही पॉलिसी होगी ना, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने वाली। अब भारतीय जनता पार्टी तो उधार के सिंदूर से ही सुहागन बनती है ना, हमारी पॉलिसीज को लेकर के। तो लेकिन उनकी, काश वो लोग पटेल जी को हमारे ले लेते हैं, कभी कभी गांधी जी को ले लेते हैं। तो मौका किसने दिया? अगर वो ले रहे हैं तो मौका किसने दिया? ये तो मौका तो जनता देती है। हाँ। हमारी कुछ कमियां थी तो हम तो स्वीकार करते हैं हमारी कमियां थी। अगर हमारी कमियां नहीं होती तो आज की डेट में मैं और आप पार्लियामेंट में बैठे होते। सही बात है कि नहीं? तो मैं मानूं। हाँ, हम तो कमियां को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे ना। हमने कमियां स्वीकार की, यानी हमने कारण जाना, अब निवारण कर रहे हैं। राहुल गांधी जी निवारण करने के लिए निकले हुए, इसीलिए जाति जनगणना के पक्ष में है वो, समाज के आखिरी व्यक्ति के पक्ष में, इसीलिए महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखिए कितने बड़ी ठगी का काम किया उसने। महिला बिल हमने कर दिया, महिला बिल कर दिया, 2033 के बाद लागू होगा। 2033 के बाद पता नहीं आप रहेंगे नहीं रहेंगे, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, समय का कुछ नहीं पता ना। फिर 2033 के बाद कर दिया, कोई मतलब है?
तो ये लोग ठगी करते हैं। क्योंकि देखिए आज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इससे पहले दिल्ली में भी हुई थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए सीएम चेहरा कौन होगा इस पर ज्यादा हमारा जोर नहीं है, हम रणनीति पे करेंगे। तो पेच कहाँ फंस रहा है? मतलब तेजस्वी यादव को तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आरजेडी वाले, लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। पेच कहाँ फंस रहा है कन्हैया कुमार को लेकर? पेच कहाँ है? हाँ वही तो, कहाँ फंस रहा है? पेच है कहाँ? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप पेच फंस रहा है जो बता रही हैं, वो पेच कौन सा है? हमारी तो हमारे लिए तो पेच खुले तौर पर आप क्यों नहीं बता देते कौन किस सीएम चेहरे के दम पर आप चुनाव लड़ेंगे? तो आज की डेट में सीएम का चेहरा जो वो होगा, जो विधायक तय करेंगे, या जो हमारी पार्टी, दोनों पार्टियों की मिली जुली रणनीति तय करेगी। आप लोगों का, मीडिया का परसेप्शन है कि तेजस्वी जी को उन्होंने कह दिया है, हमारे कन्हैया का हमारे यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार से परहेज कांग्रेस पार्टी करती रही है। चुनाव लड़ने के लिए जोर दिया कांग्रेस पार्टी को कि अपनी टिकट से चुनाव लड़वा लीजिए। तो दिल्ली में लड़े ना कन्हैया, तो लड़े तो हार तो मिली है। तो कोई हार और जीत तो पॉलिटिक्स के दो इश्यूज हैं। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी के साथ में गठबंधन को लेकर के हमारे यहाँ से कोई दो मत नहीं है। और कन्हैया कुमार का नाम लेकर के ये जो सत्ताधारी मीडिया पक्ष वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर कंफ्यूजन डालना चाहते हैं, क्योंकि वो डर गए हैं। जो जिस तरीके की आंधी चल रही है, इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने नीतीश कुमार आंधी किसकी चल रही है सर? हम यहाँ पर हम लोग क्या, महागठबंधन की? महागठबंधन की। क्योंकि कह तो यही रहे हैं ना, क्योंकि जो चुनावी नतीजे अगर हम पिछले चुनाव के देखें, 70 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, जीते कितने? मात्र 19। और उसके बाद फिर आरजेडी की तरफ से कहा गया कि देखिए सत्ता से हम दूर इसलिए रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ये सब पुरानी बातें हैं। और तमाम तरीके के हमारी तरफ से बयान होते हैं, तमाम तरीके के उनकी तरफ से बयान होते हैं, लेकिन ना तेजस्वी जी, क्योंकि यही स्थिति तो आपको कमजोर कर रही है ना, कि सीटों को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं। अभी आज दूसरी बैठक हो रही है, चुनाव अक्टूबर नवंबर में है। हम आपको बड़े सही समय पर बहुत जल्दी से आपको सब कुछ दे देंगे। अपना गठबंधन भी दे देंगे। गठबंधन में मेन जो बातें हैं, उस बात का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि एनडीए के तमाम साथी हमारे साथ आना चाहते हैं। अच्छा, अब उनमें से किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, पेच वो है। किसमें? आरजेडी में या कांग्रेस में? महागठबंधन में है। गठबंधन, आरजेडी कांग्रेस नहीं, शामिल कौन करवाएगा? मैंने कहा ना कि गठबंधन में शामिल हो। पार्टी में शामिल थोड़ी करने की आप बात, गठबंधन में शामिल। अच्छा, ये हमें तय करना है, हम दोनों नेताओं को, हमारे यहाँ पार्टी के दोनों, हमारी दोनों पार्टियों को, किसको हम लें। लाइन लगी हुई है। अच्छा, अभी आपने देखा ना पशुपति पारस, मैंने कहा ना, लाइन लगी हुई है। पशुपति पारस ने आधिकारिक रूप से एनडीए छोड़ दिया, और वो कह रहा है, सीधे सीधे कह रहा है कि हम महागठबंधन में आना चाहते हैं। तो ये तो हमारी इच्छा है। आप देखिए इसको, जीतन राम मांझी को देखिए, कह रहा है कि हमको तो धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। साफ साफ कहा, हमको राज्यसभा सीट देने के लिए कहा था, लोकसभा देने के लिए कहा था, हम 40 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कह रहे हैं ना वो। तो भगदड़ है ना उनके यहाँ। तीसरी भगदड़ मैं आपको बताऊं ऋतिका, परसों नरसों भी एक दिन अमित शाह जी गए थे तमिलनाडु, कहने लगे कि हमारा ये गठबंधन हो गया, एनडीए में AIDMK आ गई। सारे अखबार वालों ने ये, अब तो तमिलनाडु में भाजपा का कमल खिलेगा और ये होगा। अभी कल देखिए AIDMK वालों का, नहीं भैया हमारा कोई गठबंधन नहीं, भगा दिया शाह जी को। तो ये जो जिस तरीके का मीडिया एक रोल प्ले करता है, मैं खराब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन वो जो रोल प्ले कर रहा है कि सत्ता के चाटुकार का या चरण चुम्बन का, उसकी वजह से आज की डेट में भाजपा आपको चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं हो, वहां मजबूत दिखाई देती है। वरना भाजपा मजबूत है नहीं। बिहार में अभी स्थिति क्या है कांग्रेस पार्टी की, और कितनी सीटें चाहते हैं आप? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं एक पार्टी का एक छोटा साधना सा कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता पद की जिम्मेवारी दे रखी है। तो आप तो फिर बखूबी बता सकते हैं। नहीं, मुझे जितना बताया जाएगा मैं उतना ही आपको कह सकता हूं। तो मैं बहुत ईमानदारी से कहूं कि पार्टी की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये हमारा हाईकमान और आरजेडी का हाईकमान तय करेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि दोनों पार्टियों में कोई मतभेद नहीं है। चुनाव लड़ने को लेकर के, सीटों के असामंजस्य को लेकर के कोई मतभेद नहीं। आज हमारी बैठक हो रही किन किन और लोगों को लिया जाए। अच्छा, इस पर हम सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी जी, लालू जी, मीसा जी और राहुल जी पटना जाते हैं तो उनके घर जरूर जाते हैं, खाना खा के आते हैं। आप बताइए, हैं वो आते हैं तो इनके घर जरूर आकर के बैठते हैं।
तो हमें तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि लगी। शुरुआत में ये कहा जा रहा था ना कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगी, ज्यादा बहाव आरजेडी को दे नहीं रही थी। किसने कहा था ये? खूब तस्वीरें और खबरें सामने किसने आई कहा थी ना? कि- एक आदमी, एक जिम्मेवार आदमी का नाम बताइए। लेकिन फिर बाद में ये लगा कि भाई जैसे दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़के बिल्कुल ही शून्य पर आ जाती है, हालांकि वही रिजल्ट रहा था दिल्ली में। आपको देखिए, दिल्ली की हार का अगर कोई अकेला जिम्मेवार है तो अरविंद केजरीवाल है। हमने नहीं कहा था कि हम साथ नहीं लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, पहली बार उन्होंने और पिछले अक्टूबर में कह दिया था, और बाकायदा कहा था कि यहाँ चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे, हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का नहीं। तो अगर अरविंद केजरीवाल ही इस हार का जिम्मेवार है यहाँ पर, नंबर एक। नहीं, दिल्ली में आपकी सेहत पे तो देखिए कोई असर नहीं हुआ। सुनिए ना, नुकसान तो केजरीवाल को हुआ। केजरीवाल का नुकसान केजरीवाल के लिए। लेकिन आप मुझे एक आदमी बता दीजिए आरजेडी की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है, या एक आदमी बता दीजिए कांग्रेस की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसने कभी कोई ऐसी बात करी हो। मीडिया के स्पेकुलेशंस तो आप जानती हैं कि मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी के किसी जोशी जी से क्वेश्चन लेकर के आता है, अच्छा, और वो हम लोगों से पूछता है। तो आपको स्वीकार्य है ना तेजस्वी यादव? मैंने कहा ना, तेजस्वी जी हमारे बड़े महत्वपूर्ण साथी हैं, मजबूत साथी हैं, और तेजस्वी जी आज की डेट में बिहार की एक होप है। तेजस्वी वो शख्स है जिसके नेतृत्व में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां मात्र 17 महीने में दी गई, जबकि वो उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री होते तो 10 लाख से ज्यादा होती। नहीं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना, उन्हीं के साथ मिलकर थी तो वो नहीं, नौकरियां दी गई। वही नीतीश कुमार थे वो जो कहते थे नौकरियों का पेड़ में पैसा कौन लाएगा, है जी, ये तेजस्वी जी को पता नहीं है ना, ये कहते थे। उसी तेजस्वी ने इनकी नाक के नीचे से 5 लाख से ज्यादा नौकरियां निकाल दी, और सक्सेसफुल तरीके से पूरे देश में इकलौता राज्य था ऐसा जहां पे नौकरी में एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, मेरिट पे गई सारी नौकरियां। तो तेजस्वी होप है वहां के युवा की। लेकिन अभी इससे पहले तो आपने देखा था पिछले महीने कैसे ईडी की तरफ से समन दिए गए थे, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, ये सब गए थे सवालों के जवाब का सामना करने के लिए। ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तेजस्वी हूँ, चाहे राहुल जी हूँ, चाहे सोनिया जी हूँ, ईडी तो जिसको कहते हैं ना कि तब कार्रवाई करती है जब भाजपा डरती है। भाजपा जनता से डरने लग गई, भाजपा गठबंधन से डरने लग गई, इंडिया गठबंधन से डरने लग गई, ईडी सामने आ गई। ये बयान तो देखिए हर वक्त आप लोगों की तरफ से दिए जाते हैं चुनावों के वक्त के। अच्छा, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि 2008 का केस, तेजस्वी यादव की उम्र 12 साल, ठीक, 12 साल के आदमी को कह रहे कि इसने जमीनें ले ली, हड़प ली, ये कोई केस है? आप ही के बच्चे के ऊपर अगर आपका छोटा बच्चा हो 4 साल, भाई आपसे हमारी दुश्मनी हो सकती है, कि आपके 4 साल के बच्चे से क्या दुश्मनी होगी? आपके 4 साल के बच्चे का हम FIR करा दें, वो भी 2020 में। 2019 में ईडी कहती है कुछ नहीं मिला, CBI कहती है कुछ नहीं मिला, क्लोजर रिपोर्ट है, फिर उसके बाद रीओपन होता है। क्या मतलब है? तो ये चीजें शक नहीं पैदा करेंगी। और आज तक अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण दीजिए ना। तो चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस हो, चाहे वो तेजस्वी जी के ऊपर केस हो, रॉबर्ट वाड्रा, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा, चूंकि राजनीति में नहीं है, जिस केस के लिए उन्हें पिछले 20 साल से बुलाया जा रहा है, वो केस 2 बार हरियाणा की सरकार हाई कोर्ट में कह चुकी है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं। हरियाणा की भाजपा सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार कह चुकी है, लेकिन चूंकि उन्हें तंग करना है। लेकिन हमें संविधान पर भरोसा है। वाड्रा जी राजनीति में नहीं है, ठीक है, अब प्रियंका जी राजनीति में आ गई, इसलिए हम कहते हैं, वरना तो हम कहते ही नहीं। भाई अगर उस केस में कुछ भी गड़बड़ है, पिछले 15 साल से तुम जांच कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? यानी इसका मतलब इतनी एजेंसी हमारी कमजोर है, अनपढ़ है, जाहिल है, नाकारा है। आप ये कहना चाहते हैं कि 19-20 साल में नहीं निकाल पाई कोई? भाई हमारे यहाँ सक्षम लोग हैं, सब निकाल लेते हैं। अच्छा, क्योंकि बिहार की राजनीति में अब प्रशांत कुमार सक्रिय हो गए, आपको लग रहा है कि नया सियासी रंग कुछ कमाल कर पाएगा? क्योंकि रणनीति तो आपके लिए भी, बीजेपी के लिए भी, नायडू के लिए, सबके लिए वो बनाते हुए नजर आए, लेकिन इस बार कुछ कर पाएंगे? एक कबीर का दोहा था कि पावस देख रहीम मन कोयल साधत मौन, अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। तो बरसात में बरसाती मेढक बहुत टर्र टर्र करते हैं, वो भी कर रहे हैं। रणनीति बनाना अलग होता है और राजनीति करना अलग होता है।
आए, चुनाव सबको लड़ने क्योंकि कई लोगों को सत्ता तक पहुंचाया है, तो अपने लिए भी तो कुछ कर सकते हैं वो। नहीं, तो कर लेना। हाँ उनको शुभकामनाएं। हाँ। कौन रोक रहा है? आपका कुछ आपका अभी किए थे गांधी मैदान में रैली, हाँ 400-500 लोग जुटे थे, कम से कम 1 लाख कुर्सी लगाए थे। हाँ। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहते उनके बारे में। कुछ समीकरण कुछ वो इधर उधर सिर्फ नहीं वो होगा है? भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब बी टीम। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब कन्हैया कुमार के 2 बयान मैं कोट करना चाहूँगी। एक तो उसने तहव्वुर राणा को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि देखिए ये प्रत्यर्पण जो हुआ है वो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया है। आपको नहीं लगता है कि ये बयान उस गंभीरता को कम कर देता है, जो कि एक आतंकवादी है उसको लेकर पूरा देश एकजुट हो गया था और यही उम्मीद कर रहा था कि तहव्वुर राणा कब भारत आएगा, कब उनके गुनाहों का हिसाब होगा, लेकिन इस तरीके का बयान। देखिए, अब कन्हैया बिहार में जब राजनीतिक और चुनावी सभाओं में जो क्या बात करते हैं, वो चुनाव के हिसाब से बात होती है। तमाम ऊपर नीचे व्याकरण की अशुद्धियां हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट है जो श्री पवन खेड़ा जी ने, श्री जयराम रमेश जी ने दिया था, तहव्वुर राणा पे वही स्टेटमेंट आधिकारिक है। और उसके बाद चिदम्बरम साहब ने दिया था। बहुत स्पष्ट है, हमने कहा कि तहव्वुर राणा के एक्सट्रेडिशन का, प्रत्यर्पण का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार की एजेंसियों को हम बधाई देते हैं कि वो प्रत्यर्पण करा के लाई। और ये प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 2008 में यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। 2013 में इससे पूछताछ भी हुई थी। 2000 उसमें डेविड हेडली से भी पूछताछ हुई थी। डेविड हेडली को 2015 में वायदा माफ गवाह भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। अमेरिकन नागरिक है वो, उसका भी प्रत्यर्पण होना चाहिए। और तहव्वुर राणा से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी और मानवता का दुश्मन है, आतंकवादी है, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय लेने से बचना चाहिए, चूंकि ये काम हमारा किया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को श्रेय तो अब आप लेने लग गए। देखिए, नहीं, तो हमने तो कहा ही ना, हमने तो एजेंसियों को श्रेय दिया। हमने अपने कुछ नहीं, हमने एजेंसियों को, हमने कहा एजेंसियां गई थी। तो हमारा जो काम है वो हम करेंगे। आतंकवाद पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जितना जल्द से जल्द हो सके इसको कठोर से कठोर कार्रवाई में क्या नाम सजा मिले। और उसके बाद जो इसके स्लीपर सेल हैं, जो इसके मॉड्यूल्स हैं, उनको ध्वस्त होना चाहिए। और जो हेडली है वो डेविड हेडली, उसको जल्द से जल्द भारत लाया जाना चाहिए। और आतंकवाद के किसी भी मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल। दाऊद और हाफिज सईद को लेकर भी अब होने लग गया कि भैया वो जल्द से जल्द आए। मैं कहूँ दाऊद हो, हाफिज सईद हो, क्या नाम मुश्ताक जरगर हो, जिन लोगों को क्या नाम भारतीय जनता पार्टी वाले करोड़ों डॉलर दे करके वहाँ काबुल में छोड़ के आए थे, उनको भी वापस लाना चाहिए। उनके तो पते इनके पास होंगे ना, तो पैसा भी दे के आए थे ये लोग। अब तो मुकुल चौकसी भी भारत आएंगे। मेहुल भाई हैं मोदी जी के। अच्छा, तो फिर भारत क्यों ला रहे हैं वापस? कहाँ आ रहे हैं? भाई, हम तो कह रहे हैं आए, 19,000 करोड़ का घोटाला है। लेकिन कहाँ आ रहा है? वो तो बीमार पड़ गया बेल्जियम में। अब तो भारत वाले जा ही नहीं रहे। हम तो कहते हैं जितनी जल्दी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारे मेहुल भाई है। प्रधानमंत्री जी के मेहुल भाई 19,000 करोड़ देकर के भाग गए। तो नहीं आने वाले हैं। अब देखिए, अभी तक तो आए नहीं। आ जाएंगे तो हम स्वागत करेंगे। हाँ, बिल्कुल। फिर ये मान लेंगे वो भाई नहीं है? किस बात का है मेहुल चौकसी का? भाई तो तब तक हम मानेंगे जब तक तो सजा नहीं मिलती। अच्छा, सजा मिलनी चाहिए। भारत आए, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी का पैसा गया है। मेरा आपका पैसा गया उसमें। क्योंकि कन्हैया ने अभी आरएसएस को आतंकवादी भी कह दिया, संघी बता दिया पीएम मोदी को। मतलब पीएम मोदी तो संघी है, इसमें कन्हैया की क्या गलती है? आरएसएस को आतंकवाद बना दिया। फिर वही चीज, जब आपकी विचारधारा से विद्वेष पैदा होगा, आपकी विचारधारा जब अतिरेक की होगी, आपकी विचारधारा जब हिंदू मुसलमान को बांटने की होगी, आपकी विचारधारा जब मुसलमान को कोने में कर, अल्पसंख्यक को कोने में करके बहुसंख्यक को दिखा करके उसकी बुलिंग करने की होगी, तो निश्चित तौर पर आपको अतिवादी कहा जाएगा। तो आप समर्थन करते हैं? नहीं, अतिवादी का मैं देखिए क्योंकि कन्हैया कुमार ये वही शख्स है जो कि कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों का समर्थन करता है और जेएनयू में जिस तरीके की नारेबाजी की, उसी के बाद वो सुर्खियों में आया। नहीं तो राजनीतिक तौर पर उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। मैं जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं कि कोई भी भारत माँ का लाल कश्मीर के आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर सकता। और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोग
जो थे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी, यानी पीडीएफ के थे। क्या नाम था उनकी? पीपल डेमोक्रेटिक, क्या नाम था? पीडीए के थे। 8 लड़के थे। उन 8 के 8 लड़कों को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कश्मीर पहुंचाया गया था जेएनयू से। और कन्हैया कुमार तो अब आपकी पार्टी से, सुन लीजिए ना, कन्हैया कुमार को कोर्ट ने बरी किया है, कोर्ट ने जमानत दी। और जो वीडियोस खूब वायरल हुए थे वो सारे के सारे वीडियो हैदराबाद की लैब से मॉफ्ट पाए गए थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहने वाला कन्हैया नहीं था। ये बाकायदा लैब प्रूव्ड है, वरना उसे अभी तक जमानत नहीं मिलती। ये जो मेन मीडिया का, इसीलिए तो मैं कहता हूं ये गोदी मीडिया है, ये टर्टर मीडिया है, इसको जिस भांड मीडिया मैं कहता हूं, इसको मुझे नहीं कहना चाहिए। ये लोग झूठ बोल करके एक आदमी को घोषित कर देते हैं आतंकवादी, और एक आदमी को घोषित कर देते हैं जिन लोगों ने आतंकवादियों का सहयोग या जिन लोगों ने अलगाववादियों का सहयोग किया होता है, उनको बचा देते हैं। लेकिन कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों के समर्थन में तो ये बयान देते रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं देते रहे। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि किसी भी कांग्रेस के कोई शख्स, वो कांग्रेस जिस कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद के शिकार हुए हों, वो कांग्रेस आतंकवादियों के पक्ष में, आतंकवाद के सबसे ज्यादा, भाजपा ने तो उंगली तक नहीं कटाई आतंकवादियों में। हमने तो छत्तीसगढ़ में हमारे 45 लोग मारे गए थे कर्मा घाटी में। महेंद्र कर्मा थे, विद्याचरण शुक्ला थे, सहित हमारी सारी कांग्रेस खत्म हो गई थी वहां पर। इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई है, राजीव गांधी जी की शहादत हुई है। कश्मीर में कितना खून बहा है आपके सामने है। कश्मीर के आतंकवादियों को के समर्थन में कैसे कोई आदमी, कश्मीर के आतंकवादियों के समर्थन में जो खड़ा होगा वो देशद्रोही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना धारा 370 मौजूद थी तभी स्थिति कश्मीर की इस तरीके से धारा 370 से कश्मीर के आतंकवाद का क्या लेना देना? आप लोग तो फिर वहीं पे बात आ जाती कि भारतीय जनता पार्टी के माउथपीस क्यों बनते हैं आप लोग? माउथपीस में तो सवाल आपसे कर रहे हैं, आप अपना पक्ष रखिए, मैं तो पहुंचा रही हूं आपके पक्ष को। मैं आपको फिर से कहता हूं कि अलग करें दोनों चीजों को। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि किसी भी कांग्रेस के आदमी ने कश्मीर के आतंकवादी का समर्थन नहीं किया। जिम्मेवारी से कहता हूं मैं इस बात को, आप लेके आ जाइए एक बयान। हाँ, दूसरी तरफ आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाती है। ये मैं फिर कहता हूं, 2 लाख रुपए का आतंकवादी था, अमित शाह की मौजूदगी में था, अमित शाह के मंच पर था। नाम बता दीजिए। नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी गूगल कर लीजिए। बिल्कुल 2 लाख रुपए का आतंकवादी था। आप गूगल करके बता दीजिए ना। जो उसमें इनकी सोशल मीडिया का हेड था। सोशल मीडिया नाम तो बता दीजिए। सोशल मीडिया का हेड था। अच्छा जी, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बिहार में लौटते हैं, क्योंकि बिहार में अभी सी वोटर सर्वे हुआ है, जिसमें जो रिजल्ट सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि 36% के साथ सीएम पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवारों में तेजस्वी यादव है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार आते हैं, दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर आते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं नीतीश कुमार, और चौथे पर सम्राट चौधरी। हालांकि ये जो सी वोटर का सर्वे है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर नंबर 1 पे है तो 5% का इजाफा हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्शन शुरू हो रही है तेजस्वी यादव को लेकर, वो उसी का नतीजा है ये सी वोटर? नहीं, ये देखिए जनता में क्या बात चल रही है, उनका वोटर साइज क्या था, सैंपल साइज क्या था, ये सब लोग कभी कभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी के चरणों में भी गिर जाते हैं। तो हमें इन सर्वे एजेंसीज पे कोई भरोसा नहीं है ज्यादा। लेकिन तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे वीडियोज है जिसको लेकर आप हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, मानसिक स्थिति को लेकर। नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी इस समय भारतीय जनता पार्टी के पंजों में मजबूती से बंधे हुए। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया है भाजपा के यहाँ। जिले जिले की पार्टी उनकी भारतीय जनता पार्टी का काडर बन गई है, ये अपने आप में सच है। भाजपा ने नीतीश कुमार जी का शारीरिक मानसिक टोटल अपहरण कर लिया, बिहार में जंगल राज पैदा कर दिया। जंगल राज तो लालू प्रसाद यादव के समय में कहा जाता था, उससे 100 गुना बड़ा जंगल राज आज की डेट में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, अनाचार हो रहा है। बीपीएससी के छात्रों को लाठियों लाठी मारा जा रहा है, डॉक्टरों के अपहरण हो जा रहा है, बिजनेसमैन की हत्या हो जा रही है, क्या नाम, ज्वेलरी शॉप्स 5-5 करोड़ की लूट ली जा रही है, दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहे हैं। इससे बड़ा आपके पास उदाहरण क्या होगा? वो आज से, और वो 20 साल पुराने बात करते हैं, आज की तो बात करके देख लो, उससे कहीं 20 साल पहले से कहीं ज्यादा आज की डेट में अपराध हैं बिहार में। एनसीआर इधर आने की उम्मीद है नीतीश कुमार की? क्योंकि मुझे उनका इतिहास तो यही कहता है ना, इधर उधर होते रहते हैं। ये बात उनसे पूछी जानी चाहिए। नहीं, अगर आएंगे तो स्वागत करेंगे। जब बुआ के मूंछ होगी तभी तो उसको चाचा कहेंगे ना। तो पहले बुआ के मूंछें होने दीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए, मुझे क्योंकि एक राहुल गांधी को लेकर मैं सवाल पूछना चाहूंगी।
भाई आप उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, आप बहुत सारी पर्सनल चीज़ें उनकी जानते होंगे। शादी के बारे में बता दीजिए, युवा नेता हैं, शादी कब करेंगे, कैसी लड़की होनी चाहिए, कुछ बता पाएंगे? आपको क्या लगता है कैसी लड़की होनी चाहिए? आप बताइए ना, आपको ज़्यादा पता होंगे। हमारे राहुल जी हाँ। राजनीतिक संबंध है, व्यक्तिगत जीवन में हम सब चाहते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से खुश रहें, व्यक्तिगत रूप से वो अच्छा वो करें, लेकिन कुछ निर्णय जो व्यक्तिगत होते हैं वो या उनका जो इमीडिएट परिवार है वही तय करता है। तो राहुल जी की शादी के मामले में जो भी चीज़ें हैं वो खुद और उनका परिवार यानी श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, यही सब लोग तय करेंगे। इसमें हम लोग अधिकृत भी नहीं हैं और हम जानते भी नहीं। लेकिन आप चाहते हैं ना कि जल्दी सभी है बिल्कुल ना, वैवाहिक जीवन हम अपना शुरू कर दें। हम तो चाहते हैं आपका पारिवारिक जीवन हमेशा सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो आपका क्या पूरे हिंदुस्तान का चाहते हैं, तो उसमें राहुल जी का क्यों नहीं चाहेंगे? ठीक है। अच्छा, एक और मसला, वक्फ संशोधन, जो कि पूरे देश में खूब चर्चा में है। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, हम जो हड़प ली जाती है ज़मीन, उसको बचाने के लिए हम ये पूरा कानून लेकर आए हैं। तो कन्फ्यूजन कहाँ है? लोकसभा, राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन विरोध जारी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये पूरा बिल संविधान विरोधी है। हमारा मानना है आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 25, 26 का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 19, 29, 30 का उल्लंघन कर रहा है। 3 इसमें हमारी पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने कल ऑब्जर्वेशन दिए कि भाई आप वक्फ पे नॉन मुस्लिम कैसे क्यों लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सवाल था, तुषार मेहता ने कहा हम कल बताएंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ बाई यूजर कैसे आप खत्म कर सकते हैं, तो उनका साहब आज नहीं बताएंगे, हम कल बताएंगे। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब संपत्ति में विवाद होगा तो संपत्ति सरकार की कैसे हो जाएगी, वक्फ की संपत्ति सरकार की हो ही नहीं सकती। कहन साहब आज नहीं कल बताएंगे। जो जो सवाल हमने संसद में उठाए, जो जो सवाल हमने जेपीसी में उठाए, वो कोर्ट ने पूछे। तो इसका मतलब हमारा स्टैंड ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड संविधान विरोधी है। नहीं, ये तो अभी तक जो चीज़ें चली आ रही थी कि जो जिस प्रॉपर्टी पर अपना दावा बोलता था वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी, वो सिस्टम ठीक है, या फिर कायदे कानून से हर चीज पूरी मैनेज हो? ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक फैलाया हुआ एजेंडा है, अफवाह है। जैसे संघ वालों ने एक बार दूध पिला दिया था ना सबको, गणेश भगवान को दूध पिला दिए थे सब लोग पूरी दुनिया में, उसी तरीके से फ्रॉड फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वक्फ की संपत्ति का कहते साहब उन्होंने जो कह दिया, कैसे कह दिया, लॉ ऑफ द लैंड, आपकी जमीन मैं अपने आप को कैसे कह दूंगा, कानून है। दूसरा ये कहते थे कि साहब वक्फ की संपत्ति अगर किसी ने कह दी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आज वक्फ के केस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, पिछले 10-15 साल से चल रहे हैं, हमारे तमाम साथी हैं जो कर रहे हैं। तो ये झूठा एजेंडा है। वक्फ पे जो संशोधन हुआ था 2013 में, जिसको ये कहते हैं कि उस संशोधन से ऐसा हुआ, उस संशोधन का समर्थन भाजपा ने किया था, स्वयं भाजपा ने किया था। उसमें शुरुआत शहनवाज हुसैन ने करी थी भाजपा की तरफ से, समर्थन में बोलने के लिए। मतलब लाए बिल हम थे, समर्थन भाजपा ने किया था। तो कैसे ये लोग दोहरी मानसिकता के लोग हैं, झूठे लोग, मक्कार लोग हैं, ऐसे लोग हैं ये लोग, इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं। ये पता नहीं क्यों हमेशा झूठ पे टिके रहते हैं। और जिस दिन झूठ सामने आएगा उस दिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बौनी है। क्योंकि राजनीतिक तौर पे तो देखिए आप लोगों के टकराव रहते ही है हर मुद्दे को लेकर, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जब विपक्ष और पक्ष को एकजुट होना होता है, एक साथ खड़ा होना होता है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मोदी जी की कोई बात, कोई नीति आपको व्यक्तिगत तौर पर अच्छी लगती है, तो कोई सी है? भाई अगर उनकी व्यक्तिगत तौर पर कोई चीज बहुत अच्छी है तो उनकी वो झूठ बोलने कला बहुत अच्छी है, बड़ा लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। अच्छा। हाँ। अब जुमलेबाजी वो करेंगे कि 2 करोड़ रोजगार 1 साल में दूंगा, लोग भरोसा भी कर लेते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप देख लीजिए तो भाई उनकी है। लेकिन अगर आप सच की बात करेंगे तो दिखता नहीं है, चूंकि कहीं पर भी वो अपनी बात पे नहीं टिकते हैं। वो सिर्फ उनकी राजनीति चुनाव जीतने के लिए, उन्हें हिंदू मुसलमान भी करना है तो चुनाव जीतने के लिए। अरे चुनाव जीत चुके हैं आप तो कम से कम देश के भले के लिए बात कर लीजिए। अब तो ट्रंप से आंख में आंख डाल करके बात कर लीजिए। वो तो अच्छा दोस्त बताते हैं। देखा था अच्छा दोस्त की, उसको उनको व्हाइट हाउस में लेने भी नहीं आया। ऐसा दोस्त कभी आपने देखा है? मतलब जेलेस्की तक को लेने आ गया वो गेट पर ट्रंप। इनको टैरिफ आपको आपके ऊपर 27% लगा दिया।
बाकी देशों पर, बाकी देशों के मुकाबले तो बोल रहे हैं ना। नहीं क्या बच्चा, ओहो अच्छा ये बड़ा मसला है। मतलब आपकी तो वो कहानी हो गई कि आप एक बार कहीं कारवार में जा रहे हो, गुंडे मिल गए, आपको थप्पड़ मार दिया उन्होंने, कहने मेरे पति को मार दो, तो उसको 2 मारेगा ना, अभी कम से कम घर में बताएगा तो नहीं। तो मसला अगर आप इस तरीके से चाहती हैं तब तो भाई भगवान मालिक है। लेकिन टैरिफ उन्होंने लगाया, हमारे ऊपर लगाया, हमारे नागरिकों को हथकड़ी में भेजा, नेपाल तक के नागरिकों को फ्री में भेजा, चाइना वालों को तो भेज नहीं पाए हैं अभी तक। आप देखिए जो वहां का था लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के, उन्होंने कहा उनके नागरिकों को फ्री, सिर्फ हैंडकफ में यानी हथकड़ी में सिर्फ हमारे नागरिकों, दोस्त के घर वालों को ऐसे भेजा जाता है आपके सामने। अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है मोदी जी ने। अच्छा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर खूब बैठकें हो रही है, लेकिन कोई एक नाम निकल कर सामने नहीं आ रहा है। संघ जिसको कहेगा वो बनेगा। उनके यहाँ बड़ा सिंपल है, कोई वो नहीं, संघ की तरफ से उनके यहाँ है। और आज की डेट में तो हमें तो जो समझ में आ रही, पता नहीं वो उनके लोग जाने, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी अध्यक्ष चुना हुआ नहीं आया, एक भी अध्यक्ष महिला नहीं आई, एक दलित अध्यक्ष आया, उसको भी 1 लाख रुपए घूस में भाई लोगों ने जेल भेज दिया। महिला मुख्यमंत्री तो बन गई। एक भी अध्यक्ष उनका मुसलमान नहीं है आज तक, ना मुसलमान उन्होंने दिया, एक दलित दिया, वो भी जेल भेज दिया, एक भी इन्होंने महिला नहीं दी, और एक भी अध्यक्ष चुना हुआ नहीं आया। महिला मुख्यमंत्री से खुश नहीं है? नहीं, महिला मुख्यमंत्री तो अच्छा। हाँ, और एक चीज बताऊं, 19 जगहों पे इनके मुख्यमंत्री हैं, एक भी दलित नहीं है उसमें से। क्या बात करते हैं? तो मान के चले कि इस बार कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं। कांग्रेस निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग आगे आने वाले समय में आपको चौंकाएंगे। सत्ता सेवा के भाव के लिए हम लोग राहुल गांधी जी के और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुरेंद्र राजपूत जी को आप सुन रहे थे, जो कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त होते हुए नजर आए और तमाम मुद्दों पर विस्तार से उन्होंने बातचीत की।